Good morning, students. Now, in the last lecture, we started our exercise of the redox reaction and solved near about 4 questions, right? So, in this lecture, we continue the exercise with the question number 5. Let's start that. Calculate the oxidation number of sulfur, chromium, and nitrogen in H2SO5, Cr2O7 minus 2, and NO3 minus. Suggest the structure of this compound. Count for the fallacy. In the sense, अगर कहीं पे हमने कोई गलती की है तो उस गलती को सुधारो और इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके. चलो सबसे पहले H2SO5 से स्टार्ट करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहला है H2SO5. नाउ इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो 2 हाइड्रोजन के +2 प्लस हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए और 5 ऑक्सीजन के -10 होते हैं, 1 ऑक्सीजन -2, दैट्स वाई इक्वल टू 0. तो अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा +8, जो कि गलत है. यहाँ पे सल्फर +8 नहीं है. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये ऑक्सो एसिड होने की वजह से उस पर 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक OH है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए, 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ. क्लियर? यानी कि 5 में से 3 ऑक्सीजन -2 है, ये -2 होगा, ये -2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन +1 जुड़ा है, ये ऑक्सीजन -2 है. यहाँ पे ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन -1, ये हाइड्रोजन +1. अब देखो कितना काउंटर होता है, यानी कि कट कितना होता है, देख लो. ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, ये 0 हो गया. यहाँ पे एक बार -1 कम हो जाएगा, यानी कि -2, -2, -1, -1. यहाँ पे सल्फर होगा +6. कैसे? क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है वो +1 प्लस सल्फर का हमें फाइंड करना है, प्लस -2 वाले 3 ऑक्सीजन है, 5 में से 3 ऑक्सीजन ही -2 वाले हैं और 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, यानी कि पेरोक्साइड है. टोटल 0. दैट्स वाई सल्फर यहाँ पे +6 होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये मोस्ट IMP है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. चलो उसके बाद हमें बताया गया है Cr2O7 -2 के लिए. चलो फाइंड आउट करते हैं दूसरा कंपाउंड हमारा Cr2O7 -2. चलो Cr2O7 -2. चलो यहाँ पे हमें 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए और 7 ऑक्सीजन की वजह से -14 इक्वल टू -2. सो यहाँ पे 2 क्रोमियम के लिए आएगा +12, तो 1 क्रोमियम आपका बनेगा +6. ये सही है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. चलो क्रोमियम सबसे पहले दोनों क्रोमियम एक एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, फिर दोनों क्रोमियम के ऊपर एक एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है. ठीक है, 2 डबल बॉन्डेड और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. समझ में आया? यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्सीजन -2 हुआ, यानी कि दोनों तरफ -1 लगेगा. ये -2, ये -2, ये -2, ये -2. चलो सो -2, -2, -1 और इस ऑक्सीजन का भी -1 चार्ज लगेगा. सो ये -1 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि -2 दोनों तरफ जुड़ा है. सो दोनों क्रोमियम यहाँ पे +6 प्रूव होते हैं. दैट्स वाई इट इज करेक्ट. कोई गलत चीज यहाँ पे नहीं है. ठीक है. चलो उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन था, क्या है थर्ड ऑप्शन? इट इज NO3-. चलो NO3-.
तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए 3 ऑक्सीजन, दैट्स वाई -6 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करते हो तो नाइट्रोजन आता है +5। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो नाइट्रोजन विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड O- एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ अनदर ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -1, दैट्स वाई नाइट्रोजन हो गया +5। क्लियर? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 ऑर्बिट है ही नहीं एम्प्टी। उसके पास 5 ऑर्बिट होगी तब वो 5 बॉन्ड बनाएगा ना, उसके पास 5 ऑर्बिट है ही नहीं। सो ये कंपलसरी 4 ही बॉन्ड बनाएगा, उसमें से एक बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स वाई नाइट्रोजन +5 हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? चलो, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.6 के लिए। ठीक है, चलो। राइट फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे आपको कुछ एक कंपाउंड्स दिए हैं, उस कंपाउंड्स के आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने हैं। सबसे पहले है मर्क्यूरी +2 क्लोराइड, यानी कि ये बनेगा HgCl2, क्योंकि मर्क्यूरी +2 है तो पहले का आंसर आएगा HgCl2। ये तो इजी है, आप तो कर सकते हो इजीली। निकल 2 सल्फेट, निकल +2 सल्फेट -2, यानी कि ये बनेगा NiSO4। चलो, उसके बाद तीसरा देखो, टीन ऑक्साइड, टीन का सिंबल है Sn, सो Sn +4 है, दैट्स वाई 2 ऑक्सीजन चाहिए, SnO2। फिर फोर्थ है थेलियम +1 सल्फेट, थेलियम होता है Tl, सो Tl2SO4, क्योंकि Tl+1 है, SO4 -2 है। चलो, फिफ्थ वन देखो है आयरन 3 सल्फेट, आयरन +3 SO4 -2, दैट्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2SO4 थ्राइस, क्योंकि आयरन +3 है। और सिक्स्थ में है क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्रोमियम 3 और ऑक्सीजन -2, दैट्स वाई Cr2O3। तो ये आपके ऑल द 6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हो गए। समझ में आया? चलो, अब 8.7 के बारे में बात करते हैं। देखो, suggest a list of a substance where carbon can exhibit oxidation state from -4 to +4 and nitrogen from -3 to +5। चलो, सबसे पहले हम कार्बन के एलिमेंट्स कंपाउंड दिखाते हैं जहाँ पे कार्बन -4 से +4 तक जाता है। तो सबसे पहले 0, चलो 0 एग्जिबिट करे ऐसा कार्बन कौन सा है? तो कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2Cl2। देखो, 2 क्लोरीन -2 और 2 हाइड्रोजन +2, तो 0 हो गया कार्बन। समझ में आया? तो Cl2 की जगह Br2 यूज कर सकते हो, F2 कर सकते हो, I2 कर सकते हो, डजेंट मैटर। उसके बाद कार्बन जहाँ पे +1 है ऐसा कंपाउंड चाहिए तो हम ले सकते हैं CCl ट्रिपल बॉन्ड CCl। इस कार्बन पे एक क्लोरीन है तो ये कार्बन +1, इस कार्बन पे एक क्लोरीन तो ये कार्बन भी +1। वैसे ही -1 के लिए तो क्लोरीन के जगह हाइड्रोजन लगा दो तो कार्बन -1 हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ में आया? चलो, वैसे ही कार्बन अगर +2 चाहिए तो आप ले सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? यस, आप CHCl3 भी ले सकते हो। तो देखो, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -2, -1 यानी 3 है, सो -2 तो कार्बन +2 बनेगा कंपलसरी। वैसे ही अगर -2 के लिए चाहिए तो आप क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह दे दो, यानी कि CH3Cl कर दो, तो ये हो गया कार्बन -2 वाला। अब वैसे ही +3 वाला कार्बन अगर चाहिए आपको तो +3 वाला कार्बन मिलेगा CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3।
दोनों तरफ 3 क्लोरीन, तो एक कार्बन +3 हुआ। वैसे -3 वाला चाहिए तो क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलो अब आपको सेम चीज करनी है +4 के लिए। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही CO2, या फिर आप यूज करते हो CCl4 4 क्लोरीन तो कार्बन +4। वैसे ही -4 के लिए चाहिए तो CH4, यहाँ पे कार्बन हो गया -4। तो ये हमने कार्बन के 0 से लेके -4 तक वाले ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। वैसे ही अब हम करेंगे नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले नाइट्रोजन 0 कहाँ दिखाएगा, तो नाइट्रोजन 0 दिखाता है N2 के अंदर, राइट। फिर +1 वाला नाइट्रोजन कहाँ होगा, तो वो होगा N2O के अंदर। वैसे ही -1 वाला नाइट्रोजन होगा N2H2 के अंदर। चलो अब +2 वाला नाइट्रोजन, तो ऑक्साइड से ही काम चल जाएगा, NO के अंदर नाइट्रोजन +2, -2 चाहिए तो जाना होगा N2H4 के पास। ये सारे कंपाउंड याद रखने हैं, मैंने तो काफी बार पढ़ाया है, दैट्स वाई मुझे याद है। समझ में आया। वैसे ही अगर +3 वाला नाइट्रोजन चाहिए तो आपको चाहिए होगा N2O3, और अगर -3 वाला नाइट्रोजन चाहिए तो आप ले सकते हो NH3। चलो उसके बाद अगर हमें +4 वाला नाइट्रोजन चाहिए तो +4 वाला नाइट्रोजन कौन देगा, वो देगा हमें NO2 है, फिर N2O4 है, ये दोनों हमें +4 वाला नाइट्रोजन देते हैं। -4 तो पॉसिबल नहीं है, सो अब बात करेंगे +5 के लिए। +5 वाला नाइट्रोजन कौन देगा, तो वो देगा हमें N2O5, या फिर आप कह सकते हो HNO3। +3 में आप लिख सकते हो HNO2। क्लियर। तो ये सारे हो गए हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 8.7 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगर कहीं पे भी आपने कोई गलती की तो आपके मार्क्स कट डाउन हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.8, while sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as a oxidizing as well as reducing agent in their reaction, ozone and nitric acid can only be oxidants. Why? चलो 8.8 का आपको आंसर दिखाता हूँ, समझाता हूँ, लिखना आपको। यहाँ पे उन्होंने बताया है SO2 and H2O2 can act as a reducing agent and oxidizing agent both। अब देखो यहाँ पे सल्फर +4 है और H2O2 में ऑक्सीजन है -1। अब सल्फर जो है वो +4 से बड़ा +6 बन सकता है, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। और सल्फर जो है वो +4 से छोटा, यानी कि +2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो ये सारे हो गए उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले काम। यानी कि सल्फर के पास बीच का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो उससे ज्यादा भी ऑक्सीडेशन नंबर बना सकता है, कम भी बना सकता है। यानी कि सल्फर का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 से लेके -2 तक वेरी होता है। समझ में आया। उसकी वजह से ये बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट्स वाई वो रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। अब सेम चीज हम एक्सप्लेन करेंगे H2O2 के लिए, ठीक है। H2O2 जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो -1 है, तो उससे बड़ा -2 हो सकता है, यानी कि वो एज ए H2O -2 के अंदर रह सकता है। तो ये हो गया उसका रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला काम। और -1 से वो 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो ये उसका रिड्यूसिंग एजेंट वाला काम हो गया। यानी कि H2O2 जो है वो भी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो
2 से लेके -2 तक वेरी होता है। दैट्स वाई H2O2 तो बीच में है, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। अब बात करते हैं O3 के बारे में। O3 जो है वो कंपल्सरी O2 में ही कन्वर्ट होता है, कंपल्सरी, या फिर आप उसको H2O में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ऑक्सीजन तो कम हुआ कंपल्सरी, यानी कि O3 का ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 से बढ़ा नहीं सकते, इसको प्लस नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं, यानी कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम ही नहीं कर सकता, वो कंपल्सरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। वैसे ही अगर हम HNO3 की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन +5 है, यानी कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट भी वो नहीं हो सकता। सो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बनेगा। समझ में आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8.8। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8.9। देखो, कंसिडर द रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज दिया है आपको, फोटोसिंथेसिस, और एक दूसरा रिएक्शन ओजोन का H2O2 के साथ दिया है। Why it is more appropriate to write this equation as this? Also suggest technique to investigate the path for above A and B redox reaction. चलो रेडॉक्स रिएक्शन के पाथ आपको दिखाने हैं, और ये क्यों अच्छा है। तो आपने दूसरी मेथड से काफी सारे रिएक्शंस बैलेंस किए थे, राइट? तो जब आप इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे कार्बन +4 है और यहाँ पे कार्बन 0 है। कार्बन +4 से कार्बन 0 होता है, सोच लो आप एक बार, कार्बन +4 से कार्बन 0 होता है। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर H2O ऐड करने होंगे। सेम चीज जब आप यहाँ पे H2O यानी कि -2 से ऑक्सीजन को 0 करोगे, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो आपको प्रोडक्ट रिएजेंट में 6 H2O ऐड करने होंगे। यानी कि दोनों तरफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन H2O ऐड करना जरूरी है। दैट्स वाई देखो यहाँ पे 6 H2O की जगह 12 H2O लिखा है और प्रोडक्ट में भी 6 H2O लिखा है, विच विल बी मोर एप्रोप्रिएट। तो वो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस्ड दिखाता है। दैट्स वाई ये प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, इसीलिए उसको लिखना जरूरी है। वैसे ही जो आपका दूसरा रिएक्शन है, O3 से H2O2 को रिएक्ट करवाओगे तो आपको H2O और 2 O2 मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको O3 का ऑलवेज रिडक्शन करवाना है, यानी कि O3 से O2 बनेगा और H2O2 से आपको O2 मिलेगा। लेकिन अगर आपने 2 O2 लिखे तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक ही कंपाउंड के ऊपर नहीं दिखा सकते, जैसा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता था ना, कि आपको जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन होता है वो 2 बार लिखने। सेम चीज यहाँ पे होती है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 O2 को अलग अलग लिखा जाता है। क्लियर? चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8.10। The compound AgF2 is unstable compound. ओके, अब AgF2 अगर आप लिखोगे, चलो मैं आपको दिखाता हूं। 10th क्वेश्चन है, हमने AgF2 लिखा। अगर आप AgF2 लिखो तो वहां पे Ag जो है वो बनता है +2, राइट? अब ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि Ag+2 जो है वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है, वो Ag+1 में कन्वर्ट होना चाहता है। यानी कि उसकी टेंडेंसी क्या है, उसको AgF2 से कन्वर्ट होना है AgF के अंदर, और वो F- को रिलीज करना चाहता है। यानी कि Ag जो है वो +2 से +1 हो गया। तो सामने F- रिलीज करने की इसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा है। दैट्स वाई ये खुद का तो रिडक्शन करता है लेकिन दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। दैट्स वाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके काम करता है।
द कंपाउंड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो किसी का भी ऑक्सीडेशन कर लेगा क्योंकि वो फ्लोरीन दे रहा है, क्लियर। और प्लस सिल्वर जो है वो +2 में स्टेबल नहीं है, वो +1 में स्टेबल है, दैट्स वाई। ओके, चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 8.11, क्वेश्चन नंबर 8.11। चलो देखो, whenever a reaction between a oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of a lower oxidation state is formed. If reducing agent is in excess amount, compound will get higher oxidizing state, and if oxidizing agent is more, compound will get higher. 3 हमें उसके एग्जाम्पल देने हैं। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या था। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं कार्बन का लेता हूँ। कार्बन मैंने इन एक्सेस अमाउंट लिया है, यानी कि ज्यादा लिया है, और उसको मैंने O2 से रिएक्ट करवाया। जब आप ज्यादा कार्बन लेके O2 को रिएक्ट करवाते हो, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये आप जानते हो। ऑक्सीजन कम है, दैट्स व्हाई वो डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। यानी कि आपने क्या ज्यादा लिया था, आपने रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा लिया, दैट्स व्हाई कार्बन छोटे ऑक्सीडेशन नंबर पे रह गया। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा लिया, यानी कि O2 अगर आपने ज्यादा लिया, अब मैं O2 को एक्सेस अमाउंट में लेता हूं, यानी कि हमने ऑक्सीजन ज्यादा लिया है, तब आपको पता है कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे आपको हायर ऑक्सीडेशन नंबर मिला। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? रिड्यूसिंग एजेंट अगर ज्यादा है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है तो वो हमें हायर ऑक्सीडेशन नंबर देगा। इसके 3 एग्जांपल देने थे, ये पहला हुआ। चलो अब दूसरा एग्जांपल इसका मैं प्रोवाइड करता हूं। हम बात करेंगे पोटेशियम से। अगर मैं पोटेशियम को इन एक्सेस अमाउंट लूंगा और उसको मैं O2 से रिएक्ट करवाऊंगा, तो वो हमें देगा K2O। K2O का मतलब क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। क्यों? हमने रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा लिया था। अब सोचो, अगर हमने ऑक्सीजन ज्यादा लिया तो वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आपने सिंपल ऑक्साइड बनाया है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा लिया तो वो पेरोक्साइड बनाएगा, यानी कि -1 है ऑक्सीजन, तो ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना। माइनस में कम है, यानी कि वो हायर है ओरिजिनली। क्लियर? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ज्यादा लोगे तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अगर ज्यादा लोगे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। वैसा ही एक और हमें उसका एग्जांपल देना है। मैं यहाँ पे दूंगा फॉस्फोरस। अगर मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा लिया है, और उसको मैं Cl2 से रिएक्ट करवाता हूँ, तो उसमें से बनेगा PCl3। ऑब्वियसली मोलिकुलर फॉर्म में P4 होता है, सो 4 फॉस्फोरस लगेंगे, 12 क्लोरीन के लिए 6। तो एक्सेस अमाउंट में क्या लिया था? फॉस्फोरस, तो उसने मुझे फॉस्फोरस +3 दिया, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा लिया, यानी कि मैंने क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में अगर लिया है, तो वो मुझे बना के देगा PCl5, और 4 फॉस्फोरस है, बैलेंस करने के लिए 10 क्लोरीन लगेंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हायर होगा। रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर हाई। क्लियर? तो उन्होंने 3 एग्जाम्पल पूछे थे, मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल बता दिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट IMP है, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। हाउ डू यू काउंट फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस? दो alkaline KMnO4 and acidic KMnO4 both are used as a oxidizing agent, yet manufacturer of benzoic acid from toluene use alcoholic potassium permanganate. क्यों? Because first of all, toluene and benzoic acid are not soluble in water, so water cannot act as a solvent.
सो उससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल जो है वो यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट काम कर सकता है, क्योंकि टोल्यूइन भी अल्कोहल में सोल्यूबल है और बेंजोइक एसिड भी अल्कोहल में सोल्यूबल है। दैट्स वाई पहला रीजन मिला हमें अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट लेने का। दूसरा रीजन, जब आपने अल्कलाइन KMnO4 लिया था तब अल्कलाइन KMnO4 रेडिली आपको OH- प्रोवाइड करता है, जो OH- आपकी प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम बेंजोइड बना देगा, और वो चीज हमें कॉस्टली रहेगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, रिएक्शन धीरा हो जाएगा, यानी कि स्लो होगा। अगर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लिया तो क्या होगा, तो बेंजोइक एसिड बनेगा ही नहीं, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स वाई अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड भी प्रोवाइड करता है, मीडियम भी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट लेना ज्यादा बेनिफिशियल है। अब बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिखने को बोला है, तो आपका ऑर्गेनिक तो हो चुका है, दैट्स वाई आपको पता ही है टोल्यूइन क्या है। टोल्यूइन है बेंजीन के ऊपर CH3, राइट। चलो, बेंजीन के ऊपर CH3, जब आपने अल्कोहल और KMnO4 को ऐड किया तब उसमें से बनेगा MnO3। याद रखना, जब आपने अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर ऐड किया तो उसमें से बनेगा MnO3। ओके, एक्चुअली MnO3 जैसी तो कोई शायद तक चीज होती नहीं है, फिर भी जहां तक मुझे पता है MnO3 ही बनता है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस, वो MnO3 ही बनाता है, ठीक है। अब वो रिलीज क्या करेगा, यहां से वो रिलीज करेगा बेंजोइक एसिड यानी कि CH3COOH। क्लियर, समझ में आया। तो ये H में यहाँ पे नहीं लिखता हूं, क्यों, क्योंकि वो एक्यूएस फॉर्म में है, तो वो हमें क्या देगा, रेडिकल ही देगा, साथ में वो बनेगा MnO2। चलो, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे दोनों तरफ 2 लगाने होंगे, साथ में रिलीज हो गए H2O, रेडॉक्स रिएक्शन है, और OH- प्रोवाइड होगा। अब देखो, बेंजीन के ऊपर कार्बन, बेंजीन के ऊपर कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, 2 + 1 3 हाइड्रोजन हुए। ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन है, तो 2 + 4 6 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन ज्यादा हो गए आपके, जो क्या कौन प्रोवाइड करेगा ये 2 ज्यादा ऑक्सीजन, बताओ। 2 Mn है, 2 Mn है, ये 2 जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, बताओ। सिंपल सी बात है, 2 + 4 6 हो चुके हैं, यहाँ पे भी 6 हो चुके हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होते हैं, प्लस देखो यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस नहीं होता है, यानी कि ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है, काफ़ी सारी रेफरेंस बुक के अंदर भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ये रिएक्शन आपके लिए गलत प्रूव होता है, राइट। तो सही रिएक्शन क्या रहेगा, आपको यहाँ पे लगाना होगा MnO4-, उसमें से बनेगा क्या, बेंजोइक एसिड यानी कि CH3COOH, साथ में उसमें से रिलीज होगा MnO2 यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गए, और H2। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू बुक ये भी सही है और एक्चुअल में ये सही है। आफ्टर दैट दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is added to inorganic mixture containing chloride, inorganic mixture containing chloride यानी कि Cl-, तो वो हमें HCl गैस देता है, यानी कि Cl- जो है एज ए Cl- ही रिलीज होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन लिया है, ब्रोमाइड यानी कि Br- लिया है, तो वो आपको Br2 का ब्राउन रेड ग्रेस देगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि Cl- जो है वो Cl2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता है,
जबकि Br माइनस है वो Br2 में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज द ओनली रीजन हियर। ओके, इसके रिएक्शन आपको अपने आप लिखने हैं, क्योंकि अब आप शायद तक एक्सपर्ट हो चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। अब ज़्यादा है नहीं कुछ, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।